स्टार्ट करते हैं गाइज। अगर बात करते हैं इंग्लिश की, इंग्लिश अपने आप में क्या है? इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज है कि सब्जेक्ट है? सो गाइज याद रखिएगा, इंग्लिश अपने आप में सब्जेक्ट नहीं है। इंग्लिश अपने आप में क्या है बेटा? लैंग्वेज है। इंग्लिश अपने आप में क्या है बेटा? लैंग्वेज है। क्या है बेटा? लैंग्वेज है। और लैंग्वेज का मतलब क्या होता है? लैंग्वेज का मतलब होता है कि हम बोलें और आपको समझ में आ जाए। यानी कि लैंग्वेज इज दैट विच थ्रू वी एक्सप्रेस आवर फीलिंग्स टू अनदर, दैट इज कॉल्ड एज लैंग्वेज। इसको अगर लिखने की कोशिश करें तो समझ दीजिएगा कि लैंग्वेज इज दैट विच थ्रू we express our feelings to another, that is called language. अब हिंदी में समझिएगा कि लैंग्वेज एक ऐसी प्रोसेस है जिसके माध्यम से हम अपने विचारों का, अपने थॉट का एक्सचेंज करते हैं, और जो कम्युनिकेशन होता है उसे ही क्या कहा जाता है? लैंग्वेज कहा जाता है। सो गाइज, इंग्लिश अपने आप में क्या है? एक लैंग्वेज है। सो गाइज, लैंग्वेज में सबसे पहले क्या आया? तो लैंग्वेज में सबसे पहले क्या आया गाइज? साउंड आया। क्या आया? साउंड आया। साउंड को हिंदी में कहा जाता है ध्वनि। क्या कहा जाता है? ध्वनि कहा जाता है। और याद रखिएगा, साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? लेटर की जरूरत पड़ती है। साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए भैया किसकी जरूरत पड़ती है? लेटर की जरूरत पड़ती है। और इंग्लिश की लैंग्वेज में कितने लेटर होते हैं? इंग्लिश की लैंग्वेज में 26 लेटर्स होते हैं। कितने होते हैं गाइस? 26 लेटर्स होते हैं। और यही 26 लेटर कितने साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं? यही 26 लेटर कितने साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं? सो गाइस याद रखिएगा, 26 लेटर जो होते हैं वो 44 साउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि जो 26 लेटर होंगे वो कितने साउंड को बताएंगे? 44 साउंड को बताएंगे। सो गाइज, 26 लेटर होते हैं और इसकी दो कैटेगरी होती हैं। एक होता है वाउल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। इसकी दो कैटेगरी होती हैं गाइज। एक होता है वाउल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। दूसरा क्या होता है? कॉन्सोनेंट होता है। यानी कि वाउल को हिंदी में कहते हैं स्वर और कॉन्सोनेंट को हिंदी में कहते हैं व्यंजन। तो 26 को दो कैटेगरी में बांटा गया। एक होता है वाउल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। वाउल की संख्या कितनी होती है? आप सभी को पता होगा गाइस, कितनी होती है? 5 होती है। कौन कौन से होते हैं? मैं लिख के बता रहा हूं, ए, ई, आई, ओ, यू। तो वाउल की संख्या कितनी हो गई? ए, ई, आई, ओ, यू। तो 5 तरीके के वाउल होते हैं। और बाकी बचे हुए जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। यानी कि BCD एंड सो ऑन। ठीक है ना? जैसे ही 26 कैटेगरी में दो कैटेगरी होती हैं, वाउल और कॉन्सोनेंट, वैसे ही साउंड में भी दो कैटेगरी होती हैं। कौन कौन सी? इसमें भी एक होती है बेटा वाउल होती है, और दूसरी कौन सी होती है? कॉन्सोनेंट होती है। दूसरी कौन सी होती है बेटा? कॉन्सोनेंट होती है। अब वाउल की संख्या कितनी होती है? वाउल की संख्या बेटा होती है 20। कितनी संख्या होती है? 20 होती है। और कॉन्सोनेंट की संख्या कितनी होती है बेटा? 24 होती है। यहां से सुपर टेट में आपके एक क्वेश्चन पूछा गया कि 44 साउंड जो होते हैं इनमें कितने वाउल होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट होते हैं। आई विल अगेन रिपीट कि 44 जो साउंड होते हैं बेटा, इसमें क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें कितने वाउल होते हैं और कितने कॉन्सोनेंट होते हैं। आपके एग्जाम में जो ऑप्शन दिए गए थे, एक दिया गया था बेटा 20 और 24, और एक दिया गया था 24 और 28, एक दिया गया था 25 और 20। इस तरीके के आपके ऑप्शन थे। सो गाइस, जो राइट आंसर होगा वो आपका क्या होगा? 20 और 24। यहां से क्वेश्चन बने थे। सो गाइस, मैंने जितना भी पढ़ाया है आपको फिर से बता दूं कि इंग्लिश अपने आप में क्या है बेटा? लैंग्वेज है। और लैंग्वेज का मतलब होता है हम बोलें और आपको समझ में आ जाए, दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज। लैंग्वेज में सबसे पहले क्या आया? साउंड आया। साउंड को हिंदी में कहते हैं ध्वनि। साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए, साउंड को प्रेजेंट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ी बेटा? लेटर की जरूरत पड़ी। लेटर संख्या में कितने होते हैं?
26 होते हैं, इनको दो कैटेगरी में बांटा गया। एक होता है वाउल, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। वाउल की संख्या होती है 5, जिसे ही कहा जाता है ए, ई, आई, ओ, यू, और कॉन्सोनेंट जो भी बचे हुए रिमेनिंग लेटर्स होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कॉन्सोनेंट कहा जाता है। अब बेटा और समझिएगा इसके आगे, 26 लेटर को ही, यानी कि 26 लेटर को ही क्या कहा जाता है? अल्फाबेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है बेटा? अल्फाबेट कहा जाता है। अल्फाबेट को हिंदी में कहा जाता है वर्णमाला। क्या कहा जाता है? वर्णमाला। अल्फाबेट को बेटा क्या कहा जाता है हिंदी में? वर्णमाला। तो वर्णमाला होती क्या है? वर्णमाला का मतलब होता है कि माला एक और वर्ण अनेक। लेकिन रिपीट, माला एक होगी और वर्ण अनेक होंगे, आप उसे ही क्या कह देंगे बेटा? अल्फाबेट कह देंगे। तो अल्फाबेट जो होता है वो अक्षरों का समूह होता है। क्या होता है बेटा? जो आपके लेटर्स होते हैं उनका जो कलेक्शन होता है उसे ही क्या कहा जाता है बेटा? अल्फाबेट कहा जाता है। तो हर लैंग्वेज की अपनी एक अल्फ़ाबेट होती है। इंग्लिश की लैंग्वेज की अपनी एक अल्फ़ाबेट होती है, याद रखिएगा। एक अल्फ़ाबेट होती है, कितनी? एक अल्फ़ाबेट होती है, और उस एक अल्फ़ाबेट में कितने लेटर होते हैं बेटा? 26 लेटर होते हैं। इसको डायग्राम के थ्रू आपको समझा रहे हैं कि इंग्लिश की लैंग्वेज में एक अल्फ़ाबेट होती है और उसमें कितने लेटर होते हैं बेटा? 26 लेटर होते हैं। कितने लेटर होते हैं? 26 लेटर होते हैं। सो गाइज, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। तो अब सेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, लैंग्वेज के बाद साउंड आ गया, साउंड को ही रिप्रेजेंट करना है, लेटर हो गया, लेटर को 26 होते हैं, अल्फ़ाबेट कहा गया, वाउल कॉन्सोनेंट में बांट दिया गया। अब यही 26 लेटर कितने साउंड निकालते हैं? 44 निकालते हैं। इसकी भी अपनी कैटेगरी होती है बेटा, एक वाउल होती है, दूसरी होती है कॉन्सोनेंट। 20 और 24 कैसे इसको याद रखेंगे? आपके एक एग्जाम में अगर आता है क्वेश्चन, कैसे इसको आप याद रखेंगे? तो कैसे याद रखेंगे? देखिए, 24 जो है बड़ा नंबर है। 24 कैसा नंबर है? बड़ा नंबर है। और कॉन्सोनेंट भी कैसा लिखा हुआ है? इसके साथ बहुत सारे लेटर आ गए हैं, तो ये बड़ा दिख रहा है, तो ये भी बड़ा हो जाएगा। यानी में बड़े में जो है कौन सा नंबर जाएगा? बड़ा वाला नंबर जाएगा। तो 24 बड़े वाले में चला जाएगा 24, क्योंकि ये छोटा था, इसमें कौन सा चला जाएगा? छोटा वाला चला जाएगा। इस तरीके से आप इसको याद रखेंगे। अब थोड़ा सेशन को आगे बढ़ाते हैं। अब लेटर के बाद क्या आया? लेटर के बाद क्या आया? तो याद रखिएगा, लेटर के बाद आया साउंड। लेटर के बाद क्या आया? वर्ड आया। क्योंकि छोटे छोटे अक्षर मिलकर अब क्या बना रहे हैं? छोटे छोटे जो लेटर है अब मिलकर बना रहे हैं वर्ड। तो गाइस, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं कि लेटर के बाद क्या आया। लेटर के बाद क्या आया? तो गाइस याद रखिएगा, लेटर के बाद आया वर्ड। क्या आया भैया? वर्ड आया। अब वर्ड की डेफिनेशन क्या होती है? वर्ड की डेफिनेशन क्या होती है? समझिएगा कि वर्ड जो होता है अक्षरों का समूह होता है। पहले हिंदी में समझिएगा, वर्ड जो होता है वो अक्षरों का समूह होता है और कंप्लीट सेंस देता है। आप उसे ही बेटा क्या कहते हैं? वर्ड कहते हैं। इंग्लिश में वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विद कंप्लीट मीनिंग दैट इज कॉल्ड एज वर्ड। तो यहाँ पे अगर हम लिखने की कोशिश करें और आपको बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करें कि वर्ड की डेफिनेशन क्या होती है, तो लेटर के बाद बेटा क्या आएगा? अब वर्ड आएगा। वर्ड को हिंदी में क्या कहा जाता है? वर्ड को हिंदी में कहा जाता है शब्द। क्या कहा जाता है भैया? शब्द कहा जाता है। अब इसकी डेफिनेशन अगर हम तैयार करने की कोशिश करें तो वर्ड की डेफिनेशन होती है इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स with complete meaning is called word। वर्ड जो होता है अक्षरों का समूह होता है और कंप्लीट मीनिंग देगा, आप उसे ही क्या कह देंगे बेटा? वर्ड कह देंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर समझने की कोशिश करें, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा कैट, तो कैट अगर मैं बात करूं, ये अक्षरों का समूह है, यानी कि कलेक्शन ऑफ लेटर है, लेकिन ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। जी हाँ, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसलिए ही बेटा ये क्या है? वर्ड है। लेकिन अगर इस कैट को अगर मैंने लिख दिया एक्ट, तो ये भी अक्षरों का समूह हो गया, ये भी अक्षरों का समूह हो गया और कंप्लीट सेंस दे रहा है। आप इसे ही क्या कहेंगे बेटा? वर्ड कहेंगे। लेकिन अगर मैंने इसको TCA लिख दिया,
तो अब ये वर्ड नहीं रहेगा, अब ये वर्ड नहीं रहेगा, क्योंकि लेटर तो सारे वही हैं लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, दैट इज वाई ये वर्ड नहीं रहेगा, ये वर्ड नहीं रहेगा। तो वर्ड की सीधी सी डेफिनेशन क्या हो गई, वर्ड जो होता है अक्षरों का समूह होता है और कंप्लीट मीनिंग देता है, आप उसे ही क्या कह देते हैं बेटा, वर्ड कह देते हैं। अब वर्ड के बाद क्या आया, वर्ड के बाद बेटा आया फ्रेज। क्या आया, बहुत ही बढ़िया टॉपिक और इसको बहुत ही उलझा के पढ़ाया जाता है। बहुत ही सरल डेफिनेशन आपको बताने जा रहे हैं कि फ्रेज क्या होता है। यहां से आपका जो होता है धीरे धीरे बेटा क्या होता है, लेवल आपका बढ़ता जाएगा। तो फ्रेज जो होता है इसको हिंदी में कहा जाता है वाक्यांश। क्या कहा जाता है बेटा, वाक्यांश कहा जाता है। फ्रेज को हिंदी में क्या कहा जाता है, वाक्यांश कहा जाता है। तो फ्रेज होता क्या है, फ्रेज जो होता है शब्दों का समूह होता है और कंप्लीट सेंस नहीं देता है, इसका खुद का कर्ता नहीं होता, खुद की वर्ब नहीं होती, आप इसे बेटा क्या कह देते हैं, फ्रेज कह देते हैं। इंग्लिश में समझिएगा, फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स with an incomplete meaning, it has no subject and verb, that is called phrase। मैं हिंदी में बताने की कोशिश करूंगा, फ्रेज शब्दों का समूह होता है और इनकम्प्लीट सेंस देता है, इसका कोई कर्ता नहीं होता, इसकी कोई क्रिया नहीं होती, आप इसे ही क्या कह देते हैं बेटा, फ्रेज कह देते हैं। अगर इसकी डेफिनेशन को तैयार करने की कोशिश करी जाए तो फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज इज अ group of words with an incomplete meaning, with an incomplete meaning, it has no subject and verb। तो फ्रेज जो होता है कुछ नहीं होता, बहुत ही सिंपल वे में आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेज जो होता है शब्दों का समूह होता है और इनकम्प्लीट मीनिंग देता है, इसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता, इसकी कोई वर्ब नहीं होती बेटा, आप उसे क्या कह देते हैं, फ्रेज कह देते हैं। सर एग्जाम्पल की चर्चा कर लेते हैं। अगर इसके एग्जाम्पल का डिस्कशन करते हैं तो बहुत ही सरल तरीके से समझिएगा। जैसे कि मैंने बोला ऑन द रूफ, ऑन द रूफ, क्या ये फ्रेज है, तो इसकी डेफिनेशन को फॉलो करेंगे। फ्रेज जो होता है शब्दों का समूह होता है, बिल्कुल शब्दों का समूह भी है, इसमें ऑन भी है, द भी है और रूफ भी है। क्या ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, ये कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इसका मतलब बेटा ये क्या हो गया, आपका फ्रेज हो गया। ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल इससे आप बना लीजिएगा। जैसे कि मैंने बोला इन द मॉर्निंग, क्या बोला, इन द मॉर्निंग, तो देखिए ये भी शब्दों का समूह है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, इसमें कहीं वर्ब आ रही है, इसमें कहीं वर्ब भी नहीं आ रही है, इसका कोई सब्जेक्ट भी नहीं है, इसमें भी वर्ब नहीं आ रही है, इसका कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो बेटा आप इसे क्या कह देंगे, फ्रेज कह देंगे। तो फ्रेज कुछ भी नहीं होता है, दो शब्द उठाइए, दो या दो से अधिक शब्द, अगर वो कंप्लीट सेंस नहीं दे रहे हैं, उसका कोई सब्जेक्ट नहीं, उसकी कोई वर्ब नहीं, आप इसे क्या कह देंगे बेटा, फ्रेज कह देंगे। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझें तो फ्रेज जो होता है सेंटेंस का हिस्सा है। जैसे कि मैंने अगर बोला राम रन्स इन द फील्ड, इन द फील्ड, तो अगर मैं इस सेंटेंस को लिखा तो मैंने इसका हिंदी मतलब होता है कि राम फील्ड में दौड़ता है। तो अगर मैं इसमें कहूं कि इसमें कौन सी फ्रेज है, तो गाइज ये आपको फ्रेज दिख रही होगी, क्योंकि शब्दों का समूह भी है और खुद का कंप्लीट सेंस नहीं है, इसका खुद का सब्जेक्ट और खुद की वर्ब नहीं है, इसे ही बेटा आप क्या कहेंगे, फ्रेज कहेंगे। तो यहां तक समझ में आ गया। बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आप बना सकते हैं। तो जैसे कि आपने बोल दिया नियर द टेबल, ठीक है ना, तो बहुत सारे, तो ये भी शब्दों का समूह हो गया, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, तब भी क्या है, ये फ्रेज है, इसका कोई सब्जेक्ट नहीं, इसकी कोई वर्ब नहीं, आप इसे क्या कह देंगे, फ्रेज कह देंगे। अब बात आती है कि सरकार फ्रेज के बाद क्या आएगा। देखिए कितना सिस्टम से इंग्लिश की लैंग्वेज है, कितनी सिस्टमैटिक चल रही है। इंग्लिश लैंग्वेज है, लैंग्वेज में साउंड आया, साउंड को रिप्रेजेंट करना है तो लेटर की जरूरत पड़ती है, लेटर के बाद ही क्या आता है, वर्ड आता है, और वर्ड के बाद क्या आता है, फ्रेज आता है।
अब फ्रेज के बाद क्या आएगा? सो गाइस फ्रेज के बाद आएगा क्लॉज। ये बहुत ही मतलब इसको टिपिकल वे में पढ़ाया जाता है, बहुत ही इजी टर्म है ये। तो फ्रेज के बाद क्या आएगा गाइस? क्लॉज आएगा। क्लॉज को हिंदी में कहा जाता है उपवाक्य। क्या कहा जाता है बेटा? उपवाक्य कहा जाता है। अब थोड़ा सा आपको आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे कि फ्रेज के बाद क्या आएगा। फ्रेज के बाद बेटा क्या आएगा? क्लॉज आएगा। क्लॉज को हिंदी में कहा जाता है, क्लॉज को हिंदी में कहा जाता है उपवाक्य। क्या बेटा कहा जाता है? उपवाक्य कहा जाता है। तो अगर यहां समझने की कोशिश करें, अगर मैं यहां पे लिखता हूं क्लॉज, क्या लिखता हूं बेटा? क्लॉज लिखता हूं। क्लॉज को हिंदी में कहा जाता है उपवाक्य। अब क्लॉज के बाद ही क्या बनेगा? क्लॉज के बाद अब बनेगा आपका सेंटेंस बनेगा। क्या बनेगा बेटा? सेंटेंस बनेगा। और सेंटेंस को हिंदी में क्या कहा जाता है? सबको पता होगा कि वाक्य कहा जाता है। तो देखिए डेफिनेशन से आप समझ लीजिए, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट देने जा रहे हैं, रामबाण होगा। मेरे शब्दों पे ध्यान रखिएगा, जब कभी भी मैं बोलूंगा रामबाण तो वाकई में वो रामबाण होगा। देखिए पहले इसको ट्रिक से समझ लीजिए कि याद रखिएगा, जितने फुल स्टॉप, बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा गाइस, जितने फुल स्टॉप उतने क्या? सेंटेंस। जितने फुल स्टॉप उतने क्या? सेंटेंस। जितनी मेन वर्ब, जितनी मेन वर्ब उतने क्या? क्लॉज। फिर से समझिएगा कि जितने फुल स्टॉप उतने क्या? सेंटेंस। जितनी मुख्य क्रिया उतने क्या? क्लॉज। तो अगर डेफिनेशन भी देख लें, डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें, तो क्लॉज जो होता है सेंटेंस का एक हिस्सा होता है। फ्रेज भी होती है, क्लॉज भी होता है, दोनों में लेकिन अंतर क्या होता है? क्लॉज जो होता है सेंटेंस का एक हिस्सा होता है और इसका खुद का सब्जेक्ट और खुद की वर्ब होती है। अभी हिंदी में समझा रहा हूं, इंग्लिश में भी बोलूंगा कि क्लॉज जो होता है सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, इसका खुद का सब्जेक्ट और खुद की वर्ब होती है, और ये कंप्लीट सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। इसको अगर इंग्लिश में समझने की कोशिश करें, क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विद इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब दैट इज कॉल्ड क्लॉज। ठीक है ना? तो ये इट कैन गिव अ कंप्लीट सेंस और नॉट कंप्लीट सेंस। ठीक है ना? तो ये कंप्लीट सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। तो आप इसे क्या कहेंगे बेटा? क्लॉज कहेंगे। अगर इसकी डेफिनेशन तैयार करने की कोशिश करी तो क्लॉज जो होता है, अभी इस पे एग्जांपल से भी चर्चा कर लेंगे। क्लॉज जो होता है, क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस। क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विद इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब। विद इट्स ओन सब्जेक्ट एंड वर्ब। ठीक है ना? देखिए दोनों में अंतर है। क्लॉज में आपका सब्जेक्ट और वर्ब होगा, लेकिन फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा। ठीक है ना? हालांकि दोनों जो है शब्द का कलेक्शन होंगे, लेकिन जो है इसमें सब्जेक्ट और वर्ब आएगा। किस में आएगा? क्लॉज में आएगा, लेकिन फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होगा। आपको मैंने ट्रिक बता दी है। रामबाण आपके टेट और सुपर टेट में कई बार एग्जाम्पल आता है, पूछा जाता है। तो याद रखिएगा कॉन्सेप्ट के थ्रू, जितने फुल स्टॉप होंगे उतने बेटा क्या होंगे? सेंटेंस होंगे। जितनी मेन वर्ब होंगी उतने ही क्या होंगे बेटा? क्लॉज होंगे। तो क्लॉज को मैंने आपको बता दिया, अभी एग्जाम्पल पे भी डिस्कशन करेंगे। क्लॉज के बाद ही क्या आता है? सेंटेंस आता है। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है? देखिए सेंटेंस भी क्या होता है बेटा? शब्दों का समूह होता है। सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस जो होता है शब्दों का समूह होता है और कंप्लीट सेंस देता है, आप उसे ही क्या कह देते हैं बेटा? सेंटेंस कह देते हैं। और सेंटेंस में एक बात याद रखिएगा, सेंटेंस में जो होता है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का सही होना जरूरी है। मैं अगर लिखने की कोशिश करता हूं, समझाता हूं, पहली कंडीशन बेटा क्या होती है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ये सब में होती है कॉमन। क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। दूसरी कंडीशन बेटा क्या होती है? दूसरी कंडीशन होती है कि जो है अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स का सही होना जरूरी। अरेंजमेंट्स ऑफ वर्ड्स का सही होना जरूरी। इसका मतलब क्या हो गया कि शब्दों का जो क्रम है, जहां पर नाउन की रिक्वायरमेंट है, जहां पर वर्ब की रिक्वायरमेंट है, वहां पर आप इसको लगा दीजिएगा। तो वही होता है शब्दों का व्यवस्थित क्रम का सही होना जरूरी है। और जो तीसरी कंडीशन बेटा होती है वो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जिसे ही बोला जाता है कंप्लीट सेंस।
ठीक, उसे क्या बोला जाता है? कंप्लीट सेंस। यानी कि अगर कोई सेंटेंस कंप्लीट सेंस दे रहा है, कंप्लीट मीनिंग दे रहा है, तो आप इसे क्या कहेंगे बेटा? सेंटेंस कहेंगे। ये रामबाण वाली कंडीशन है। अगर ये कंडीशन फॉलो नहीं होती है तो वो सेंटेंस नहीं होगा। चौथी कंडीशन होती है, हर सेंटेंस का बेटा क्या होता है? अपना स्ट्रक्चर होता है। हर सेंटेंस का बेटा क्या होता है? अपना स्ट्रक्चर होता है। तो जो स्ट्रक्चर की अगर बात करी जाती है तो जनरली जो बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है बेटा आपका सब्जेक्ट, वर्ब और क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। एस स्टैंड फॉर सब्जेक्ट, वी स्टैंड फॉर वर्ब और ओ स्टैंड फॉर ऑब्जेक्ट। हिंदी में कर्ता, क्रिया और कर्म। तो अब आपको एग्जाम्पल के थ्रू क्लॉज और सेंटेंस में देखिए आपको समझाते हैं, बिल्कुल रामबाण, बहुत ज़्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने नंबर बनाने हैं। देखिए मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू ये समझाता हूं कि क्लॉज और सेंटेंस और फ्रेज में कैसे क्या होगा, देखिएगा। तो अगर इसके एग्जाम्पल की बात करता हूं, और ये सेंटेंस बहुत बार आपके एग्जाम में बेटा पूछा गया, जैसे कि मैंने अगर लिखा द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए, व्हाट टॉम सेड एट द पार्टी सरप्राइज्ड एवरीबॉडी, है ना। तीसरा एग्जाम्पल अगर लिखने की कोशिश करें, द गर्ल, देखिए आपको सारे कॉन्सेप्ट यहीं से क्लियर हो जाएंगे। द गर्ल इन वाइट शर्ट इज माई सिस्टर, ठीक है ना। और अगर एक और एग्जाम्पल समझने की कोशिश करें, आई वॉन्ट टू राइट, जितना भी आपको पढ़ाया है इस एग्जाम्पल के थ्रू सब कवर हो जाएगा, समझिएगा। आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर, ठीक। अब तीन एग्जाम्पल को देखिएगा बहुत ही बारीकी से। मैंने आपको बताया कि इस वाले सेंटेंस में द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, हिंदी में इसका मतलब होता है कि डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो अगर मैं इसमें पूछूं कि कितने सेंटेंस हैं और कितने क्लॉज हैं, तो देखिएगा रामबाण मैंने आपको बताया था, कितने बेटा फुल स्टॉप है? एक फुल स्टॉप है। तो सेंटेंस कितने हो जाएंगे? एक हो जाएगा। अब जितनी मेन वर्ब होंगी उसे ही क्या कहा जाएगा? क्लॉज कहा जाएगा। चेक कर लेते हैं। तो एक फुल स्टॉप हो गया तो आपका क्या हो गया? एक सेंटेंस हो गया। अब मेन वर्ब कौन सी है? एक मेन वर्ब ये हो गई, ये क्या हो गई बेटा? मेन वर्ब हो गई। दूसरी मेन वर्ब कहाँ है? दूसरी मेन वर्ब ये है। तो दो मेन वर्ब हो गई। अब देखिएगा इसका, देखिए एक क्लॉज ये है, एक क्लॉज ये है और एक क्लॉज ये है। एक चीज आपको बता दें कि दो क्लॉज को जोड़ने का काम कौन करता है बेटा? कंजंक्शन करता है। इंग्लिश की लैंग्वेज में दो ही कनेक्टर पाए जाते हैं। आई अगेन रिपीट कि इंग्लिश की लैंग्वेज में दो ही कनेक्टर होते हैं, एक होता है प्रीपोजिशन, दूसरा होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन दो क्लॉज को जोड़ता है, प्रीपोजिशन दो शब्दों को जोड़ता है। तो अब ये जो क्लॉज है, एक वाला ये वाला क्लॉज हो गया गाइस और एक ये क्लॉज हो गया, तो इन दोनों के क्लॉज को जोड़ने का काम कौन कर रहा है बेटा? बिफोर कर रहा है। बिफोर यहां पर क्या है? कंजंक्शन है, ठीक है ना। अब देखिएगा क्या डेफिनेशन फॉलो हो रही है। क्लॉज जो होता है सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, बिल्कुल इसका खुद का सब्जेक्ट, तो ये सब्जेक्ट हो गया, ठीक। और ये बेटा ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये मेन वर्ब हो गई। तो पूरे को ब्रैकेट में कैद कर लिया, इसको मैंने वर्ब कह लिया। तो क्लॉज जो होता है सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, बिल्कुल है। इसका खुद का सब्जेक्ट और खुद की वर्ब होती है, बिल्कुल ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई। अगले क्लॉज में चेक कर लीजिए, इसका खुद का सब्जेक्ट होता है और खुद की वर्ब होती है, इसका मतलब ये क्या है? क्लॉज है। तो क्लॉज याद रखिएगा, कंप्लीट सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है। अगर मैं इतना ही बोल दूं बिफोर द डॉक्टर केम, तो क्या कंप्लीट सेंस होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा।
द पेशेंट हैड डाइड, यहां तक तो ओके होगा, लेकिन अगर मैं ये सेंटेंस बोलूंगा बिफोर द डॉक्टर केम, तो मुझे ये बोलना पड़ेगा। तो क्लॉज जो होता है कंप्लीट सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, क्योंकि दो क्लॉज को जोड़ने का काम कौन करेगा? कंजंक्शन करेगा। तो यहां से आपको सेंटेंस भी पता चल गया और यहां से आपको क्लॉज भी पता चल गया। अब गाइस इस वाले सेंटेंस में देखते हैं कि इसमें कितने सेंटेंस हैं, इसमें कितने सेंटेंस हैं और कितने क्लॉज हैं। देखिए ये बहुत ही मतलब कहते हैं ना बहुत ही टिपिकल पॉइंट माने जाते हैं, इनको कैसे समझा जाए रामबाण तरीके से आपको बता रहा हूं कि जितने फुल स्टॉप होंगे, जितने फुल स्टॉप होंगे उतने क्या होंगे? सेंटेंस होंगे। जितनी मेन वर्ब होंगी उतने क्या होंगे? क्लॉज होंगे। अब क्योंकि दो क्लॉज को जोड़ने का काम कौन करेगा? कंजंक्शन करेगा। तो चेक कर लेते हैं भैया, एक फुल स्टॉप है, कितने हैं बेटा? एक फुल स्टॉप है, तो आपके सेंटेंस कितने हो गए? एक हो गया। अब कितनी मेन वर्ब है? देखो बेटा एक मेन वर्ब ये है, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है। मेन वर्ब होता है जो मेन वर्ब का काम करता है, तो ये मेन वर्ब हो गई। एक मेन वर्ब ये हो गई, दूसरी मेन वर्ब कौन सी हो गई बेटा? दूसरी ये हो गई। दूसरी क्या हो गई? ये हो गई। तो दो मेन वर्ब हो गई, इसका मतलब क्लॉज कितने हो गए? दो हो गए। अब कंजंक्शन कहाँ है? कंजंक्शन यहां पे बैठा है। तो इसका मतलब एक सेंटेंस हुआ, दो क्लॉज हो गए। दो क्लॉज को जोड़ने का काम किसने किया? कंजंक्शन ने किया। चेक कर लो, इसका खुद का सब्जेक्ट, खुद की वर्ब, ठीक है ना। और ये सरप्राइज्ड है, सरप्राइज जो है इसका सब्जेक्ट क्या होगा? सो गाइस सरप्राइज जो है किस बात ने किया है? जो कुछ भी टॉम ने कहा है पार्टी में वही तो बात सरप्राइज कर दी गई है। तो ये पूरा आपका इसका क्या हो गया? इस वर्ब का ये क्या हो गया बेटा? सब्जेक्ट हो गया। कोई दिक्कत? अब इस सेशन में आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट एग्जांपल के साथ। इसमें फ्रेज का फंडा है, तो पढ़ लेते हैं। द गर्ल इन वाइट शर्ट इज माई सिस्टर। इसका मतलब होता है जो व्हाइट शर्ट में जो लड़की है वो मेरी क्या है? सिस्टर है। तो समझिएगा कितने सेंटेंस हैं, तो जितने फुल स्टॉप होंगे उतने क्या होंगे बेटा? सेंटेंस होंगे। तो एक फुल स्टॉप है। अब इसमें कहीं देखिए ये वर्ब है, ये क्या है बेटा? वर्ब है। और वर्ब के पहले ये जो लिखा है ये आपका क्या है बेटा? सब्जेक्ट है। ये क्या है? सब्जेक्ट है। वर्ब के पहले जो कुछ भी लिखा है ये आपका बेटा क्या है? सब्जेक्ट है। अब देखिएगा इसमें कहीं फ्रेज आ रही है, तो जी हाँ बिल्कुल आ रही है। देखिए इन वाइट शर्ट शब्दों का समूह भी है लेकिन कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, दैट इज वाई ये क्या है बेटा? फ्रेज है। ठीक, तो फ्रेज जो है बहुत ही काम की चीज है। फ्रेज और क्लॉज अगर आप इस पे अपनी ठीक ठाक कमांड कर लेते हैं तो आने वाले जो नेक्स्ट टॉपिक होंगे वो आपके लिए बहुत ही इजी होंगे। शब्दों का समूह है, इसमें कहीं वर्ब नहीं आ रही है, तो ये क्या हो जाएगा आपका बेटा? फ्रेज हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, इसको समझ लेते हैं, फिर आखिरी में आपको बताएंगे कंक्लूड कैसे करते हैं। इसको हम कैसे कंक्लूड करें और कैसे ही अपने माइंड में इसको हमेशा के लिए रखें। देखिएगा लास्ट एग्जाम्पल समझिएगा। तो लिखा हुआ है आई वॉन्ट टू राइट अ लेटर। इसमें आपको पता करना है कि फ्रेज कहीं पे आ रही है क्या? तो जी हाँ बिल्कुल आ रही है। देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, ये बेटा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गई? वर्ब हो गई। अभी इसकी डेफिनेशन मैंने नहीं बताई है, लेकिन फिर भी यहाँ पे हम लोग अपना बेस बनाते हुए चल रहे हैं। ये सब्जेक्ट हो गई, ये वर्ब हो गई। तो आपका जो फ्रेज हुआ वो क्या हुआ? यहां से लेके यहां तक, आई वॉन्ट वॉट, आई वॉन्ट वॉट। तो आपका ये बेटा मैंने क्या लिखा? मैं क्या लिखना चाहता हूं? मैं एक पत्र लिखना चाहता हूं। तो आपका ये देखिए शब्दों का समूह है लेकिन इसमें कहीं वर्ब नहीं आ रही है, कंप्लीट सेंस नहीं दे रहा है, दैट इज वाई क्या है बेटा? ये फ्रेज है। सो अगर बात करते हैं पूरे टॉपिक का कंक्लूजन क्या होगा, इसको कैसे कंक्लूड करेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा शॉर्ट में, बिल्कुल शॉर्ट में अपनी मेमोरी को इसमें रखिएगा। देखिए समझिएगा मेरी बात को। इंग्लिश अपने आप में लैंग्वेज है। लैंग्वेज का मतलब होता है हम बोले और आपको समझ में आ जाए, दैट इज वुड बी कॉल्ड एज लैंग्वेज। लैंग्वेज सबसे पहले बेटा क्या आया? साउंड आया। साउंड को रिप्रेजेंट करने के लिए लेटर की जरूरत पड़ी। संख्या में होते हैं 26, जिन्हें ही दो कैटेगरी में बांटा जाता है, वाउल और कॉन्सोनेंट। वाउल की संख्या होती है 5, ए ई आई ओ यू। बाकी बचे हुए जो रिमेनिंग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? कॉन्सोनेंट कहा जाता है।
26 लेटर के समूह को क्या कहा जाता है बेटा? अल्फाबेट कहा जाता है। अल्फाबेट को हिंदी में कहा जाता है वर्णमाला, यानी कि माला एक होगी और उसमें वर्ण अनेक होंगे, आप उसे ही बेटा क्या कह देंगे? अल्फाबेट कह देंगे। अब यही 26 लेटर कितने साउंड को रिप्रेजेंट करेंगे? 44 साउंड को, यानी कि 44 साउंड को 26 लेटर निकालेंगे। 44 लेटर को दो कैटेगरी में बांटा गया, वाउल और कॉन्सोनेंट। वाउल की संख्या होती है 20 और कॉन्सोनेंट की संख्या होती है बेटा 24। तो अब जो है लेटर के बाद क्या आएगा? वर्ड आएगा। वर्ड की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी कि वर्ड इज अ ग्रुप ऑफ लेटर्स विद कंप्लीट सेंस दैट इज वुड बी कॉल्ड एज वर्ड। वर्ड जो होता है शब्दों का, अक्षरों का समूह होता है और कंप्लीट सेंस देता है, आप उसे क्या कह देते हैं? वर्ड कह देते हैं। वर्ड के बाद क्या आएगा? वर्ड के बाद फ्रेज आएगा। फ्रेज की डेफिनेशन क्या होती है? फ्रेज शब्दों का समूह होता है, इसका खुद का कर्ता नहीं होता, खुद की वर्ब नहीं होती और कंप्लीट सेंस नहीं देता, आप इसे बेटा क्या कह देते हैं? फ्रेज कह देते हैं। फ्रेज के बाद आता है क्लॉज। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज और सेंटेंस में मैंने आपको एक डिफरेंस बता दिया कि जितने फुल स्टॉप उतने क्या? सेंटेंस, जितनी मुख्य क्रिया उतने क्या? क्लॉज। क्लॉज जो होता है सेंटेंस का एक हिस्सा होता है, खुद का सब्जेक्ट होता है, खुद की वर्ब होती है, कंप्लीट सेंस दे भी सकता है और नहीं भी दे सकता है, और दो क्लॉज को जोड़ने का काम कौन करता है? कंजंक्शन करता है। तो क्लॉज के बाद आता है सेंटेंस। सेंटेंस जो होता है शब्दों का समूह होता है, कंप्लीट सेंस देता है, शब्दों का क्रम का सही होना जरूरी है, और जो इसका स्ट्रक्चर होता है, जो बेसिकली जो स्ट्रक्चर होता है बेटा क्या होता है? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है और क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है, यानी कि कर्ता, क्रिया और कर्म। तो हमने आपको बहुत ही शॉर्ट में चीजों को समझा दिया है। अब नेक्स्ट सेशन में हम इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। तो गाइज इतना ही रखते हैं आज के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।